हेलो दोस्तों, आज स्वागत है आपका अपस्किल के जो हमारे स्टूडेंट की सीरीज़ हम लोगों ने स्टार्ट किया है, स्टूडेंट के एक्सपीरियंस के बारे में, उनकी लर्निंग के बारे में। तो आज हमारे साथ है अंकुश। अंकुश जो अपस्किल में ज्वाइन किए थे लास्ट ईयर 2019 में, और उसके बाद उनकी एक कंपनी तब थी, उसका नाम था मैजिक बॉटल्स। ये बॉटल्स को रिसाइकिल करके उससे बहुत अनोखी अनोखी चीज़ें बनाते थे, जैसे आप पीछे देख सकते हैं, इनके पीछे बॉटल रखी हुई है। बट लॉकडाउन में इन्होंने एक नया वेंचर भी स्टार्ट किया जिसका नाम था कस्टम टच। तो अंकुश, स्वागत है अपस्किल के स्टूडेंट सीरीज में, स्टूडेंट एक्सपीरियंस सीरीज में। थैंक यू सो मच सर। एक्चुअली मैं इस डे का काफी टाइम से इनवाइट कर रहा था कि कब मुझे चांस मिलेगा सक्सेस स्टोरीज में आने का, और प्लेजर है सर इसका पार्ट बनने का डेफिनेटली। ओके, थोड़ा सा मैं अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम अंकुश श्रीवास्तव है। मैंने अपने कॉलेज के सेकेंड ईयर में ड्रॉप आउट किया था। थोड़ा कॉलेज स्टडीज से में इंटरेस्ट थोड़ा सा लूज हो गया था ओवर पीरियड, राइट। तो उस टाइम पे मैं अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहा था कि मैं अपना करियर किस में बिल्ड करूँ, बिकॉज ट्वेल्थ में साइंस लिया, ग्रेजुएशन में भी साइंस लिया, पर साइंस तो लिया था, पर मेरे चारों तरफ सारे लोग साइंस पढ़ रहे थे, पर अगर उनसे उन्होंने करियर पूछे तो वो बोलते थे मैंने यूपीएससी एसएससी करना है, मुखर्जी नगर जाना है, लक्ष्मी नगर जाना है, राइट। ओके। तो ये मैंने दिल्ली सोचा वाले यार, लोग ज्यादा समझ पाएंगे। हाँ हाँ, ये ड्यू ड्यू में जितने होंगे ना वो लोग इस बात को जरूर समझ पाएंगे। तो मुझे ना ये बात बहुत ज्यादा अजीब लगती थी यार, 5 साल 6 साल साइंस पढ़ी और एडमिनिस्ट्रेशन में जाना, कुछ खास समझ में नहीं आया। तो मैंने ना अपना मार्केटिंग में थोड़ा इंटरेस्ट था। तो उस ओके। समय मैं अपने स्कूल सीनियर्स अंशुमन और दिव्या, ये दोनों में स्कूल सीनियर्स थे, राइट, जो कि अपस्किल से ऑलरेडी कनेक्टेड थे। तो ओके। मैंने इन्हीं के थ्रू अपस्किल के बारे में थोड़ा मेरे को पता लगा, और इस बीच मैंने अपना एक फर्स्ट वेंचर स्टार्ट कर दिया था जिसका मैजिक बॉटल्स है, जो कि बाय एक्सीडेंट ही स्टार्ट हुआ। हम्म। और इसमें भी अपस्किल में इस बीच मैं ज्वाइन कर चुका था, चीजें सीख रहा था और अपने फर्स्ट बिजनेस में अप्लाई कर रहा था। तो चीजें ओके। स्मूथली सारी काफी अच्छी चीजें रन होती रही। बट जैसा कि लॉकडाउन आया और सबके बिजनेस डाउन हुए, ऐसे हमारा बिजनेस भी उसमें से एक था। और इस बीच मैंने एक्चुअली अपने फैमिली में भी काफी सारे लोगों को लूज किया। उसमें से सबसे पहले मेरे करीब मेरे फादर थे। मैं मानता हूँ कि इस एज में मुझे अपने फादर की सबसे ज्यादा जरूरत थी, और लास्ट ईयर ही मैंने उनको खोया है। बट देन मैंने काफी रियलाइज किया यार, अब बिल्कुल सॉलिड कुछ करना होगा, क्योंकि अब आगे सारा फ्यूचर मेरा और मेरी फैमिली का मेरे पे डिपेंडेंट है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैजिक बॉर्डर से अच्छा चल रहा था, amazon पे हमारे प्रोडक्ट से बहुत अच्छा रिजल्ट, उससे ऑर्डर्स भी आ रहे थे। लॉकडाउन आया, लॉकडाउन के। थोड़ा यस ये सर। बताओ, मैजिक बॉटल्स में करते क्या थे आप लोग? सर हाँ, मैजिक बॉटल्स में हम क्या करते थे, मैजिक बॉटल्स मेरा ना स्क्रैपर्स से कनेक्शन था बहुत सारे। वो लोग मेरे को ना बॉटल्स कलेक्ट करके देते थे। मैं खुद ओके। ही पर्सनली उन बॉटल्स को क्लीन और करके और साफ वगैरह करके मैं आर्ट वर्क्स बनाता था। बॉटल लैंप्स बनाते थे, जैसे पीछे भी आप देख रहे हैं वो एक गणेशा लैंप है। तो उसकी भी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने अपना फर्स्ट स्टोर कोई ऑनलाइन स्टोर नहीं था, कमला नगर की फुटपाथ पे मैंने अपना फर्स्ट स्टोर लगाया था, राइट, अपने करीबी दोस्त के साथ मिलके। मैं एक बॉक्स के अंदर कुछ 10-15 बॉटल्स लेके गया, हमने डेकोरेट वगैरह की, पेंट की, और जाके हम वहां खड़े हो गए। उस बॉक्स को मैंने उल्टा किया, अपने बॉटल्स वगैरह डिस्प्ले की, राइट, और हमने कोशिश की। मैंने सोचा नहीं था कि कुछ सेल होगी कि भी नहीं होगी। स्टिल उस दिन 850 रुपीज की वो सेल हुई। और वो 850 रुपीज मेरे लिए 850 नहीं थे, मेरे लिए मोटिवेशन था कि मुझे कुछ सीरियस करना है इस आइडिया को लेके, राइट। तो कुछ इस तरह से उसमें हमने स्टार्ट किया, और लगभग साल भर के अंदर हम 1500 से ज्यादा चीजें बॉटल्स रिसाइकिल कर चुके थे। और लास्ट ईयर उसी में हमने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमें मिला था, सो दिल्ली की कंपनी की तरफ से। हमने इंडिया में फर्स्ट टाइम 20 बड़ा एक क्रिसमस ट्री बनाया था लास्ट ईयर ही, इन्हीं दिनों, बिल्कुल सेम यही दिन थे। क्रिसमस ट्री हमने बनाया था 20 फीट का, जो कि कंप्लीट वाइन बॉटल से था बना हुआ।
अब वो कहाँ वो पे बहुत लगा बड़ा हुआ? हमारा सर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में वो लगा था। तो उसके बाद हमें दोबारा अपॉर्चुनिटी भी मिली थी उस प्रोजेक्ट को, उसके बाद हॉर्न के फेस्टिवल में अपने हमने आर्ट वर्क इंस्टॉल किए थे, वो भी काफी बड़ा प्रोजेक्ट हमें मिला था। राइट। तो अभी लॉकडाउन आ गया, तो फिर लॉकडाउन में तो सर सबको ही पता है काफी सारी चीजें बंद हुई, तो हमारा भी दिमाग चलना बंद हो गया सबकी तरह। तो 2 महीने तो सर नेटफ्लिक्स एंड चिल किया। मनी हाइस्ट वगैरह देखे, सब कुछ किया। 1 महीना ये सोचने में निकाल दिया कि अब आगे करना क्या, क्योंकि मोदी जी हर हफ्ते नया टास्क देते थे, सोचते थे कि चलो अब हटेगा तो काम हम धंधा स्टार्ट करेंगे। हम्म, हम्म। ठीक है। तो फिर उस समय मैं थोड़ा सा लूज, मैंने काफी थोड़ा सा डीमोटिवेटेड था। पर ना अरबाज सर इनडायरेक्टली हमें मोटिवेट कर रहे थे अपने सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू। राइट। क्योंकि अरबाज हम लोग रुके हुए थे, पर अरबाज सर नहीं रुके थे उन दिनों भी। अब वो का तो कंसिस्टेंट। डबल 2x हो गया था। जी जी सर, अरबाज सर तो मतलब जहां वो पहले एक पोस्ट डालते थे, अब दिन के वो दो दो पोस्ट डालने लग गए और थोड़ा मोटिवेशनल कंटेंट डालने लग गए। तो मेरी एक दिन अरबाज सर से ओवर कॉलिंग कॉन्वर्सेशन हुई। ठीक है। तो वो एक छोटा मोटिवेशन मिला। फिर मुझे आइडिया आया कि चलिए अब थोड़ा मोटिवेटेड है, कुछ काम करते हैं, कुछ सीरियस कुछ करते हैं। तो कस्टम टच का आइडिया रात 2:30 बजे बेड पे सोते हुए आया कि लोग मास्क पहन रहे हैं, पर मार्केट में भी है कि लोग एक दूसरे को पहचान नहीं पा रहे। इनिशियली जब हम लोगों ने मास्क पहनना शुरू किया था, तो ऐसा कुछ हम करें कि लोगों का फेस ही उनके सामने दिखे। तो फिर लगा कि क्यों ना मास्क के ऊपर ही लोगों का फेस प्रिंट करना क्यों ना स्टार्ट करें। तो जैसे कि एक स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर का धर्म होता है, आइडिया आया, डोमेन नेम सोचा, तो डोमेन नेम गोडैडी पे आके पहले बुक करना होता है, बिजनेस करो ना करो। तो मैंने भी वो धर्म अपनाया और कस्टम डच डोमेन गोडैडी पे आके पहले बुक किया, अपना परचेज किया और वेबसाइट स्टार्ट की। शॉपिफाई पे मैं वो मेरी फर्स्ट वेबसाइट थी, मैंने आज से पहले कभी शॉपिफाई यूज नहीं किया। सो मेरा फर्स्ट वेबसाइट बनाई। और फेसबुक एड सीखा हुआ था क्लासरूम में, प्रवीण सर ने सिखाया था, बाकी क्लास के कलीग से काफी अच्छा फेसबुक एड्स करते थे। तो फेसबुक एड्स वगैरह लगाया शॉप पे और लॉन्च कर दिया। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई लोग सेल परचेज करेंगे भी करेंगे, बट राइट। हमारी राइट। तो सर वन डे में ही, पहले दिन में लगभग 100+ यूनिट सेल हो गई और काफी अच्छा एक बूस्टअप मिला कि चलो कुछ हो सकता है। तो उसी समय मैं ऑलरेडी इट्सी एक मार्केट प्लेस है, उससे मैं ऑलमोस्ट 1 साल से जुड़ा हुआ था कम्युनिटी से इंडिया में। इट्सी एक्चुअली एटसी में यूएस का एक कंपनी है। हाँ हाँ मैं ये बता देता आर्ट हूँ एंड सर एक्चुअली। क्राफ्ट में। राइट राइट। एक्चुअल में एटसी एक यूएस बेस्ड मार्केट प्लेस है जहाँ पे प्रोडक्ट सेल और परचेज किए जाते हैं। ठीक है। इंडिया में बहुत अभी तक पॉपुलर नहीं हुआ अभी इतना, क्योंकि इंडिया में ये 2018 में आया इस कम्युनिटी प्रॉपरली। उसका ऑफिस अभी तक इंडिया में एक ही जगह पे है, जो कि दिल्ली ओखला में है। राइट। तो अभी रिसेंटली उन्होंने अपने आप को मार्केट करना, ब्रांडिंग करना स्टार्ट किया इंडिया के अंदर। बट इट्सी 2005 से वर्ल्ड लेवल पे एग्जिस्ट करता है और amazon वॉलमार्ट के बाद मतलब बहुत बड़ा मार्केट प्लेस है वर्ल्ड लेवल पे, जिसमें लगभग 2.5 मिलियन सेलर्स अभी अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं। ओके। ये स्टैट्स ना 2019 का स्टैट्स है। एट प्रेजेंट स्टैट्स तो डेफिनेटली लॉकडाउन में इट्सी ने खुद ने बोला है कि हम हमारे प्लेटफॉर्म पे इतनी ज्यादा ऑर्डर्स और इतने ज्यादा मार्केट प्लेसेस अभी तक नहीं जुड़े। पिछले 15 सालों में जितने से भी हम कर रहे हैं, 2020 की जो ग्रोथ है अब तक की सबसे फास्टेस्ट ग्रोथ है इस प्लेटफॉर्म की। लॉकडाउन में तो सब कोई ऑनलाइन जाने लगा। राइट सर, राइट, क्योंकि सारी चीजें बंद हो गई थी और हम्म। यूएस के अंदर amazon ने मास्क पे बैन लगा दिया था, मास्क सेल नहीं कर सकते थे। तो सिर्फ इट्सी ही यूएस के लिए इकलौता प्लेटफॉर्म था जहां से लोग घर बैठे मास्क खरीद सकते हैं, कोई भी इंसेंशियल प्रोडक्ट खरीद सकते थे। तो उसी बीच मैंने सोचा कि चलो इट्सी पे भी शॉप बनाई जाए। तो हमने अपना प्रोडक्ट इट्सी पे डाला। बट उस समय मेरे पास चैलेंजेस ये थे कि शिपिंग सब बंद थी, शिपिंग आप कुछ नहीं कर सकते थे, एक्सपोर्ट सारा बैन था। तो फिर एक तरह से कहें तो प्रिंट ऑन डिमांड जो प्लेटफॉर्म है, प्रिंट ऑन डिमांड काम आया। उस समय एक तरह से वो हनुमान जी बन के आए हमारे लिए। और मैंने प्रिंट ऑन डिमांड के लिए शिफ्ट किया, यूएस की एक कंपनी से टाइप किया। मास्क के डिजाइन हम बनाते थे और उस सप्लायर को हम देते थे, वो हमारे ऑर्डर फुलफिल करता था। ऐसा स्टार्टिंग में हमने किया। 1 महीना चला, मस्त चला। पहला ऑर्डर
हमें आया था लगभग 29 जून को। सो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कोई ऑर्डर आएगा भी, क्योंकि इतना कॉम्पिटिटिव मार्केट प्लेस है। ऑर्डर आया तो काफी खुशी हुई, और 15 डेज के अंदर जो हमारी एक लिस्टिंग थी वो बेस्ट सेलर थी 2.5 मिलियन कॉम्पिटिटिव में। सो ये सबसे ज्यादा प्राउड मोमेंट था, और इंडिया में ये सबसे ज्यादा फास्टेस्ट कोई सेलर है जो कि बेस्ट सेलर बना है अभी तक, इंडियन सेलर। सो ये अपने आप में काफी प्राउड मोमेंट था कि इतने हाई कॉम्पिटिटिव मार्केट में एक स्टैंड आउट करना, इतनी हाई कॉम्पिटिटिव उसके अंदर। तो अपस्किल का भी इसमें बहुत ज्यादा हेल्प आउट है, इनडायरेक्टली है वो इस तरीके से कि एचसीओ जो है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर ने गूगल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्लास में कराया था, समझ में भी आया था। जब मैंने इट्सी को ज्वाइन किया ना, तब समझ में आया कि एचसीओ हर जगह सेम है, हर जगह सेम है, उसके फंडामेंटल हर जगह सेम। अगर आप अमेजोन पे अगर कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, वहां पे भी सेम है। अगर आप इट्सी पे सेल कर रहे हो, अपनी वेबसाइट पे सेल कर रहे हो, हर जगह सेम है। क्यों? कभी भी हम लोग कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन करते हैं तो हाई कॉम्पिटिटिव कीवर्ड को हम स्टार्टिंग में ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते, उस पर हम रैंक ही नहीं कर पाएंगे। तो सर ने बोला कभी भी आप सीढ़ियां चढ़ोगे तो पहली सीढ़ी चढ़ोगे तभी आप बट ऑब्वियस लास्ट तक स्टेप तक पहुंचोगे। तो मैंने लो कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करना स्टार्ट किया, और थ्रू आउट मैं अभी अब तक बताऊं कि मैंने उस फर्स्ट मंथ में एड्स बिल्कुल भी नहीं चलाए, टोटल ऑर्गेनिक, टोटल ऑर्गेनिक, कोई एड्स नहीं यूज किया। पूरी की पूरी ऑप्टिमाइजेशन की थी एसईओ के बेसिस पे, जो कि काफी हद तक हमें सर ने गूगल सर्च इंजन पे समझाया था। और गूगल ट्रेंड्स भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल थे, क्योंकि गूगल ट्रेंड्स को भी सर काफी ज्यादा पुश करते थे कि इसके ऊपर काम करो। अब यहाँ पे सबसे बड़ा ना प्रॉब्लम क्या आता है, अगर हम यूएस मार्केट में काम करते हैं, हम लोग, हमारा माइंडसेट इंडिया के हिसाब से रन करता है, राइट। और यूएस में वहाँ का कंज्यूमर माइंडसेट डिफरेंट है। तो गूगल ट्रेंड्स के हेल्प ली, क्योंकि हम अभी इस समय क्या है कि हम मेजोरिटी इट्सी की जो मार्केट है ना, उसमें 60% बायर्स यूएस के, रेस्ट 40% अदर कंट्रीज के हैं, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अदर कंट्रीज के। तो इस पे हमने गूगल ट्रेंड का मैंने काफी हेल्प लिया, देखा कि कौन से सर्चेस किस जगह के सबसे ज्यादा आते हैं, आने वाले महीनों में क्या ट्रेंड आने वाला है। तो उसके हिसाब से थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन किया, तो वर्कआउट की सर चीजें। और अभी इसमें और दो कुछ चीज बाद में ऐड करना चाहूंगा कि हम लोग फेस्टिव सीजन्स होते हैं। अब सबसे बड़ा चैलेंज मुझे उस समय आया कि जब मैंने अपने प्रिंट ऑन डिमांड जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैंने काम करना स्टार्ट किया था, उसमें कुछ क्वालिटी इश्यूज आने स्टार्ट हो गए, शॉप पे रिव्यू थोड़े इफेक्ट करने लग गए। तब मैंने बहुत जल्दी डिसीजन लिया कि अब हमें सारा कुछ इन हाउस करना है, इंडिया से करना है, 1 महीने के बाद। तो सारा का सारा हमने प्रोडक्शन अपना इन हाउस सेटअप कर लिया इंडिया के अंदर। तो सर गूगल ट्रेंड ना सर, सर ने भी ना क्लासरूम में काफी ज्यादा हमें सजेस्ट किया था कि इसके ऊपर आप लोग वर्क करो। तो गूगल ट्रेंड का एक्चुअल बेनिफिट अभी हमें हॉलीडे सीजन और क्रिसमस सीजन पे मिला, क्योंकि सर हम लोग ई कॉम एक्सपोर्ट करते हैं। तो ओवर पीरियड मैंने एक चीज सीखी, ई कॉम एक्सपोर्ट में इंडिया से अगर हम कोई भी प्रोडक्ट यूएस या किसी कंट्री में भेजते हैं, तो ऑलमोस्ट वर्स्ट केस में हमें टाइम लगता है 21 डेज, और बेस्ट केस में हम 4 से 5 डेज में डिलीवरी कर सकते हैं। तो लगभग लगभग 21 डेज की एक विंडो है जिसमें हम लोग प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे। तो इसका मतलब कि हमें सेल उसको 1 महीने पहले करना होगा, राइट। तो क्रिसमस सेल हमारी एंड हो गई थी ऑलमोस्ट नवंबर एंड तक। इस समय हम लोग आराम से, हॉलीडे है हमारा, छुट्टी है, क्योंकि अभी हम प्रोडक्ट बेच ही नहीं सकते, क्योंकि क्रिसमस ऑलमोस्ट नियर है, हम लोग सेल नहीं कर पाएंगे। तो गूगल ट्रेंड की हेल्प से सारी प्लानिंग बहुत पहले करनी पड़ेगी, पहले करनी होती है, राइट। राइट। जब गूगल ट्रेंड अगर किसी को पता ही नहीं है, तो जो ट्रेंड फॉलो नहीं करता कि वो उसी रिसेंटली लिस्ट करेगा, तो उसकी कोई लिस्टिंग विजिबल भी नहीं होगी। तो इसका सबसे अच्छा बेनिफिट मिला, मैंने एक पीओडी शॉप भी साथ साथ स्टार्ट की थी प्रिंटफुल की हेल्प, प्रिंटफुल के साथ। तो उस पे काफी ज्यादा अच्छा रिस्पांस आया बाहर एक्सपोर्ट मार्केट से। तो सारा ऑलमोस्ट सर क्रेडिट तो मैं यही का मानता हूँ कि जो हमने क्लासरूम में एसईओ बेसिक सीखा था, तो उसका काफी ज्यादा यूज हुआ, जो भी हमने ऑप्टिमाइजेशन की अपनी शॉप के अंदर। और मैंने सर धीरे धीरे ना ऑब्जर्व किया, ये जो मार्केट प्लेस है ना इट्सी, ये बहुत बड़ा मार्केट प्लेस है और बहुत ज्यादा अनटैप्ड मार्केट है। इंडिया बहुत ही कम कंट्रीब्यूट करता है, टू बी फ्रैंक।
बहुत ही कम कंट्रीब्यूट करता है इस मार्केट प्लेस को अभी तक, क्योंकि बहुत सारे लोग अनअवेयर्ड हैं इस प्लेटफॉर्म के बारे में। कि अभी तक हम लोग समझते थे कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ, मैं खुद भी समझता था कि सिर्फ हैंडमेड प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं या वही पर्सन सेल कर सकता है जो आर्टिस्ट है, क्रिएटिव है, वो है। बट राइट नाउ ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप डिजिटल सर्विसेज भी सेल कर सकते हो उस मार्केट प्लेस में। लाइक आई एम वेरी गुड एट, जैसे कि अगर सर मैं इंस्टाग्राम मार्केटिंग या इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग अच्छी करना जानता हूँ, या आई एम वेरी गुड एट मेकिंग अ वर्डप्रेस थीम या शॉपिफाई सेटअप, तो मैं वो भी सेल कर सकता हूँ अपनी सर्विसेज। जो भी हम फीवर पे सेल करते हैं ना, इन शॉर्ट फेवर पे जो भी हम सेल करते हैं सर्विस, सारी सर्विस हम उस पे सेल कर सकते हैं। अपनी प्रोफाइल बनाओ, ऑप्टिमाइजेशन करो एंड जस्ट। और Amazon पे ये पॉसिबल नहीं है। Amazon डिजिटल प्रोडक्ट अलाउ नहीं करता, पर Etsy अलाउ करता है। आप वहां पे अगर, ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा, दो तरह के इसमें ना सेलर्स हैं। एक वो सेलर्स हैं जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं या डिजिटल क्रिएटिव प्रोडक्ट्स बनाते हैं, वो लोग। और दूसरे टाइप के सेलर हैं जो डिजिटल प्रोडक्ट सेल करते हैं। तो उसकी मार्केट तो राइट राइट, उसकी मार्केट, डिजिटल प्रोडक्ट्स की मार्केट तो बहुत बढ़िया है आज के टाइम पे। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो अपनी सर्विसेज, प्रोफेशनल सर्विसेज सेल करते हैं, मार्केटिंग सर्विसेज इस प्लेटफॉर्म पे भी। फॉर एग्जाम्पल मार्क बनाया था एक्चुअली ना, वो हमें डील क्रैक हुई थी, गवर्नमेंट सिंडिकेट है यूएस में, न्यूयॉर्क में। तो उसी में कोई पर्सन है, इंटरनल पर्सन है। हाँ जी। अभी कोई पर्सन रिसेंटली 2 दिन पहले मुझे एक ऑर्डर आया था। उन्होंने पर्सनली हमसे कांटेक्ट किया था कि उन्हें न्यूयॉर्क के गवर्नर का फोटो मास्क के ऊपर प्रिंट करवाना है अपने जो भी उनका ग्रुप है। तो राइट नाउ उन्होंने अभी हमसे एक सैंपल पीस मंगवाया है और हमने उसको सैंपल भी दिया। ही प्रॉमिस मी टू प्रोवाइड अ बल्क ऑर्डर उस पर्टिकुलर मास्क का। ऐसा है। बाकी वैसे हमने पीछे जो इनके कैंपेन मटेरियल्स होते हैं ना, वो भी हमने सेल किए पीछे, जो बाइडेन और ट्रम्प के थे इलेक्शंस टाइम पे। तो वो हमने वहां पे मार्केट बेसिस में सेल किए थे, वो भी होते हैं। तो अभी कैसा भी चल रहा है? कस्टम टच सर, कस्टम टच काफी अच्छे अपनी शेप अपना ले रहा है, राइट, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू और कस्टमर्स के लिए भी। अब हमें काफी अच्छे कस्टमर्स मिल रहे हैं इंडियन मार्केट में भी, क्योंकि इंडियन मार्केट में स्टार्टिंग मैंने फेसबुक एड से की थी, जो कि हमने क्लास में सीखा था कि कैसे ई कॉमर्स एड रन करने, कन्वर्जन एड्स रन करने। सर ने अगर मैं बात करूं ब्रांडिंग पार्ट की, इट्सी पे शॉप ब्रांडिंग पार्ट की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। और आप ही की क्लास थी सर जो ब्रांडिंग हमने अटेंड की थी, जिसमें आपने और ने भी कलर साइकोलॉजी के बारे में बहुत बताया था, राइट। तो मैं खुद अपनी शॉप पे भी इसको बहुत अप्लाई करता हूँ कि हमारा ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब यहाँ तक कि वहाँ के सेलर्स भी बहुत रिकमेंड करते हैं कि आप अपनी शॉप ब्रांडिंग के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दो। अगर आपको स्टैंड आउट करना है एक बहुत बड़ी कॉम्पिटिटिव मार्केट में, तो ब्रांडिंग ही एक इकलौता ऑप्शन है जहाँ पे आप स्टैंड आउट कर सकते हो। तो हम लोग अपनी पैकेजिंग के ऊपर बहुत ज्यादा काम करते हैं, हम लोग अपनी प्रोडक्ट फोटोग्राफी पे बहुत अच्छा काम करते हैं। तो ये ब्रांडिंग एलिमेंट से कस्टम टच पे भी अभी हम लोग सारी ऑल अराउंड जो भी सब चीजें सीखी हैं वो ओवर पीरियड अप्लाई कर रहे हैं। तो अंकुश को मैंने पहली बार देखा था, तो इसने एक स्टार्टअप कीड़ा का एक टी शर्ट पहन, जो पहले दिन में आया था। हाँ जी, हाँ जी। और वो किया गया। नहीं सर, आप रिपीट करेंगे क्वेश्चन, सॉरी। अंशुमन जो प्रोडक्ट बेचा था, हाँ हाँ, राइट राइट राइट, वो उन्हीं की शॉप की टी शर्ट है वो। तो ये अंकुश जो हमारा स्टूडेंट है और आज की डेट में रन कर रहा है इंडिया के साथ साथ तो ऐसे और भी आप चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए। थैंक यू अंकुश, मोस्ट वेलकम सर।